अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेमाटोपोएसिस। सो व्हाट इज़ हेमाटोपोएसिस? हेमाटोपोएसिस क्या होता है? तो अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको समझते हैं, लाइक हेमाटोपोएसिस क्या चीज़ है, तो हम इसको सिंपल अल्फाज में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह इसको कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अगर या फिर आपको प्रॉपर डिफिनीशन करना है तो हेमाटोपोएसिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से प्रोड्यूस होंगे। अब एक चीज़ और के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा कि नॉर्मली जब भी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ड्रा करते हैं एक ट्यूब, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ब्लड है। तो ब्लड के अंदर जो है ना कुछ पोर्शन होते हैं, जिस तरह के ये अभी प्लाज्मा पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइक एक पोर्शन होता है जिसके अंदर सारा का सारा क्या हो गया, आपका रेड ब्लड सेल होगा। और एक पोर्शन हमारे पास वो पोर्शन होता है जिसके अंदर क्या होंगे, जिसको हम बफी कोट बोलते हैं, जिसके अंदर WBC और प्लेटेट होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका क्या है? RBC पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका क्या है? प्लाज्मा पोर्शन। तो ये मतलब लाइक अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं या फिर हम जो है ना सेपरेट करते हैं पोर्शन को, तो हमारे पास ये 3 पोर्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर प्लाज्मा को हम निकाल दें, जो कि लिक्विड पोर्शन है, वाटर पोर्शन है एक जो है ना हमारे ब्लड का, तो पीछे क्या बच जाता है? आपके साथ सेल्स बच जाते हैं। अब ये जो आपके साथ पार्ट है, लाइक ये इसमें अब आपके क्या होते हैं? WBC होते हैं और प्लेटेट होते हैं। नीचे जो अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या रह जाते हैं? 3 टाइप ऑफ सेल्स रह जाते हैं, जिसमें जो है ना WBC एंड प्लेटेट एंड RBCs, ठीक है। तो अब इन सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, आज इसी लेक्चर में हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है। तो इन ब्लड की जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले एक तो हम और चीज़ क्लियर करना है कि स्टेम सेल जो ना कर रहा होता है, ठीक है। प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि इन ब्लड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। या फिर आप जो है ना ये भी कह सकते हैं, अगर आपको ये नाम मुश्किल लगता है प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, तो आप बोन मेरो स्टेम सेल कह सकते हैं, ठीक है, या लिवर स्टेम सेल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लिवर स्प्लीन के अंदर भी और होता है, बोन मैरो के अंदर भी और होता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मतलब सबसे पहले ब्लड प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ पे होगी, थर्ड नंबर पे कहाँ पे होगी, ठीक है। एज वाइज थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं और इसकी प्रोडक्शन कैसी होगी, इसी को हम अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनकी प्रोडक्शन कौन करेगा? स्टेम सेल। अच्छा, स्टेम सेल को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे टच दे देते हैं हल्का सा। अच्छा, सो व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जो कि ख़ुद को सेल्फ रिन्यूअल करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं और साथ में डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब आगे डिवाइड होता है और फिर डिफ्रेंशिएट होता है एक प्रॉपर मैच्योर सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेम सेल है, ठीक है, तो ये स्टेम सेल एक तो डिवाइड करेगा, ठीक है, दूसरे सेल्स के अंदर, और ये फर्दर क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करेगा आगे, मतलब एक फॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और प्रॉपर एक मैच्योर सेल बनेगा एंड में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना अपनी कॉलोनी या अपना जो एक होता है कि लाइक अपना काउंट भी प्रॉपर मेंटेन रखेगा, अपनी सेल्फ के जो इसने जो है ना ख़ुद को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो एक तो ये जो है ना डिवाइड करेगा, मतलब बाकी सेल्स की प्रोडक्शन करेगा, दूसरा ये क्या करेगा? ख़ुद को भी मेंटेन रखेगा। एक चीज़ ये, दूसरा ये क्या होता है, हम जब भी सेल को पढ़ते हैं, एक होता है यूनिपोटेंट, एक होता है मल्टीपोटेंट।
यूनिपोटेंट वो सेल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक सेल है तो ये उसी अपने ही टाइप के सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये होता है यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट कौन से सेल होते हैं, जिस तरह के स्टेम सेल हो गए। अब ये जो स्टेम सेल है ये आपके डिफरेंट टाइप के जो है ना सेल बना सकता है। जिस तरह के अभी हम बात कर रहे हैं कि WBC किससे बनते हैं, एक ही स्टेम सेल से बनते हैं। प्लेटलेट किससे बनते हैं, उसी एक ही स्टेम सेल से बनते हैं। RBC किससे बन रहे हैं, उसी स्टेम सेल से बन रहे हैं जिससे ये बाकी सेल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सेल्स है ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, मल्टीपोटेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, यूनिपोटेंट कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा हम इसको और भी जो है ना क्लियर कर लेते हैं। स्टेजेस के मतलब जो हेमाटोपोएसिस है ये उसके साइट कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो है ना प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फीटस लाइफ के अंदर जब बच्चा बिल्कुल इनिशियल जो एम्ब्रियोनिक जो एज होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अर्ली टेम्परेरी एक एज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यल्क सॉक। ठीक है, तो इसमें यल्क सॉक जो होता है लाइक ठीक है, उसमें एक एरियाज में क्या होते हैं आपके स्टेम सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टेम सेल्स आपके मौजूद होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसको जो ना मीज़ोब्लास्टिक जो ना हेमाटोपोएसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो इस टाइप पे जो सेल फॉर्मेशन हो रही होती है और मोस्टली जो यल्क सॉक के अंदर ब्लड प्रोडक्शन हो रही होती है वो सबसे ज़्यादा जो है किस सेल्स की प्रोडक्शन करेगा, RBC सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो प्रोडक्शन करेगा RBC की करेगा। ठीक है, मैं इसी स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट RBC का प्रोडक्शन करेगा और जितने भी RBCs होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जितना भी इनका लाइफ होगा वो न्यूक्लिएटेड होंगे। नॉर्मली जब अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो RBCs होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडीज़, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं जो कि मतलब आपके ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और एक ATP प्रोड्यूस करते हैं जिससे अपने मेम्ब्रेन वगैरह स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड RBCs होते हैं और बाकी बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर WBC, लेकिन प्रॉपर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह नहीं होता। फिर उसके और यहाँ ये जो इस टाइम पे जो एज होती है जो ना 2 मंथ तक जो है ना आपके यल्क सॉक के अंदर ब्लड प्रोडक्शन हो रही होती है। उसके बाद 5 से 9 मंथ तक जो ब्लड प्रोडक्शन जो है ना वो हो रही होती है, वो कहाँ पे हो रही होती है, आपका लिवर एंड स्प्लीन के अंदर। ये जो स्टेम सेल है ये कहाँ पे जो है ना शिफ्ट वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं और आपके लिवर के अंदर ब्लड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और साथ में प्लस स्प्लीन। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रोडक्शन है पे लिवर में और होता है। और अच्छा, बच्चे के अंदर जो एच बी होती है उस टाइम पे वो होती है जब लिवर कर रहा होता है तो फीटल एच बी होती है जो कि मदर से बेसिकली थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन ले रहा होता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, RBC रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है, जितने भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चे को भी क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करता है, थ्रू डिफ्यूजन मदर से ले रहा होता है। अब वो कैसे लेगा, जब RBC होगा उसके साथ हीमोग्लोबिन होगा तब वो ऑक्सीजन ले पाएगा। ओके, उसके बाद फिर जो है ना ये ब्लड प्रोडक्शन आपकी शिफ्ट हो जाती है बोन मैरो में। अच्छा, एक चीज़ कि बोन मैरो में आफ्टर बर्थ जब बच्चे की मतलब बर्थ हो जाती है उसके बाद ये जो आपका ब्लड प्रोडक्शन है ये शिफ्ट हो जाता है बोन मैरो के अंदर और बोन मैरो के अंदर आपकी ब्लड प्रोडक्शन हो रही थी। अब एक चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जब बच्चा 5 ईयर ओल्ड हो जाता है, 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स जब बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद ये जो ब्लड प्रोडक्शन है ये जितने भी आपके लॉन्ग बोन्स हैं
इसमें ब्लड प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि उसके अंदर फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये आपके जो ब्लड प्रोडक्शन है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे तकरीबन सारे के सारे जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड बोन मेरो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का हो जाता है, तो उसके जितने भी आपके बड़े जो बोन्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो आर्म के होते हैं, लेग्स के जो बड़ी हड्डियाँ होती है, वहाँ पे फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन बनना ख़त्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। उसके बाद फिर आपके जितने भी शॉर्ट बोन्स हैं, लाइक आपका पेल्विक ग्रेडल, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है ना वर्टेब्रम कॉलम होते हैं, आपका स्कल होता है, आपके जितने भी ये शॉर्ट मेम्ब्रेनस बोन होते हैं, यहाँ पे ब्लड फार्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे रेड बोन मेरो मौजूद होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हेमाटोपोइसिस होता है क्या, ब्लड फार्मेशन जो है ना उसको कहा जाता है। उसके बाद फिर सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि साइट ऑफ जो है ना हेमाटोपोइसिस के मतलब हेमाटोपोइसिस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अब तो वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आएंगे बोन मेरो के ऊपर, रेड बोन मेरो के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या आपके साथ बोन मेरो है, ठीक है। अब ये बोन मेरो, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो एरिया है लाइक ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, रेड बोन मेरो। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा होता है, आपका सेल प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ पे स्टेम सेल मौजूद होते हैं। कौन से स्टेम सेल होते हैं? प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ओके। और ये जो प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल, ओके। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम समझें, मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, लाइक इस चीज़ को, कंसेप्ट को और भी जो है ना क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास क्या है, रेड बोन मेरो के अंदर एक स्टेम सेल मौजूद है, क्लियर। इसका एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह एक बंदा है मेरे साथ, ये वाला बंदा, ठीक है। अब ये बंदा बहुत काबिल है, इसको जो भी काम आप कहेंगे ये कर सकता है, कोई भी काम, ठीक है, दुनिया का कोई भी काम है इसको आप कहेंगे ये कर सकता है। इसके अंदर एबिलिटी है भाई कि यह यूनिवर्सल सोल्जर है, कोई भी काम ये कर लेगा। अब डिपेंड करता है कि इसको ऑर्डर क्या मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आप शेफ़ है, मतलब लाइक वो काम कर रहा होता है, उसको मतलब कुकिंग आती है, हर किस्म का डिश बनाना आता है। आप उसको बताएंगे कि मुझे कढ़ाई बना कर दे, वो कढ़ाई बना कर देगा, ठीक है। आप उसको कोई और डिश बनाएंगे, वो डिश बना कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑर्डर कोई और दे रहे हैं, वो बना कोई और रहा है, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पे भी यही होता है कि आपके साथ ये जो सेल्स है, इसको डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या मिलता है, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोइटन, EPO, एक हार्मोन टाइप है जो कि किडनी प्रोड्यूस करता है, और ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। अब इसको ऑर्डर किस चीज़ का मिल रहा है कि आपने कौन से लाइनेज के अंदर कन्वर्ट होना है। तो अगर इसको ऑर्डर आरबीसी लाइनेज का मिल रहा है कि लाइक आपने आरबीसी लाइनेज के अंदर जाना है, तो ये किस चीज़ के प्रोडक्शन करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन करेगा, और उस लाइनेज में जाकर एक मैच्योर रेड ब्लड सेल बनाएगा, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, कि इसको ऑर्डर कौन सा मिल रहा है, तो उसी ऑर्डर के हिसाब से ये काम करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे जो है ना प्रोडक्शन होगी, आपके रेड बोन मेरो के अंदर प्रोडक्शन होगी। तो अगर आपका रेड बोन मेरो जो कि और फिर आपको मैंने ये भी बताया कि जब बच्चा 5 ईयर ओल्ड हो जाता है, उसके बाद आपका रेड बोन मेरो शॉर्ट बोन्स के अंदर, मेम्ब्रेनस बोन के अंदर होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर फैटी टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो फैटी, अब यहाँ पे देखें ये फैट्स है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो फैटी टिश्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बोन मेरो के अंदर, और ये येलो बोन मेरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारा का सारा फैट होता है पे, तो वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन नहीं होती, ब्लड फॉर्मेशन आपके रेड बोन मेरो के अंदर होती है, क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक चार्ट है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हेमाटोपोएसिस इन ह्यूमन, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी जो है ना चीज़ें क्लियर कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमारे पास इनिशियल जो स्टेम सेल होता है मल्टीपोटेंट या प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, और वो कहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे ये जो सेल है इस टाइम पे ये क्या है हमारे पास मल्टीपोटेंट या प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। और उम्मीद है कि आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैं समझा सकूँ। ये हमारे पास क्या है, बोन है, ठीक है। और इसके अंदर इस टाइम पे जो सेल मौजूद है वो क्या है, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल या मल्टीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक होता है यूनिपोटेंट, एक होता है मल्टीपोटेंट, वो मैं स्टार्ट में जो है ना आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे ये जब इनिशियल कन्वर्ट होता है तो टू टाइप के सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, एक होता है मालाइड प्रोजेनेटर सेल, एक होता है लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल। ये जो सेल हमारे पास नजर आ रहा है ये कौन सा सेल है, मालाइड। मालाइड प्रोजेनेटर सेल। और ये जो सेल है हमारे पास ये क्या है, लिम्फाइड। ये देखें यहाँ पे नाम से जा रहे हैं लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल, ठीक है। तो टू टाइप के सेल के अंदर अब लिम्फाइड जो सेल है ये नाम से जाहिर है कि ये आगे जो लाइनेज में कन्वर्ट होगा लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करेगा। अब लिम्फोसाइट में हमारे पास जो आ जाते हैं तो बी लिम्फोसाइट आ जाता है, सॉरी एक मिनट, बी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। इसके अलावा एक और बी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल, ओके, ये भी लिम्फोसाइट का पार्ट होता है। बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट होगा, और एन के सेल नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो एंड में जो और बी लिम्फोसाइट के फर्दर जिस तरह अब बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा सेल। ये जितने भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल करता है। प्लाज्मा सेल है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो रोल होता है वो बी लिम्फोसाइट का होता है, ठीक है। उसको हम जो है ना फिर एक अलग टॉपिक है, उसको हम जो है ना उस साइड पे नहीं जाते। तो यहाँ पे जो मालाइड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल होते हैं वो किसकी प्रोडक्शन करेंगे, लिम्फोसाइट। उसमें लिम्फोसाइट में हमारे पास बी लिम्फोसाइट आएगा, टी लिम्फोसाइट आएगा, और नेचुरल किलर सेल आएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरी साइड पे अगर हम देखें हमारे पास मालाइड प्रोजेनेटर सेल जो है, तो लिम्फोसाइट के अलावा जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो चाहे एजिनोफिल, बेजोफिल, मानोसाइट, ठीक है, या फिर प्लेटलेट या फिर आरबीसीज, उन सब की प्रोडक्शन कौन करेगा, माइलाइड प्रोजेनेटर सेल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्रम्बोपोएसिस, थ्रम्बोपोएसिस बेसिकली बात हो रही है किस चीज़ की, प्लेटलेट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लेटलेट की प्रोडक्शन कौन करेगा, आपका माइलाइड प्रोजेनेटर सेल करेगा। और माइलाइड प्रोजेनेटर सेल क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट, ये बोन मैरो के अंदर होता है। और मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपकी प्लेटलेट प्रोडक्शन होगी। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो साइटोप्लाज्म है इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट बेसिकली क्या होते हैं, मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसके साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्लेटलेट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा सेल होता है, बोन मैरो के अंदर मौजूद होता है मेगा कैरियोसाइट, और इसी के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्लेटलेट की प्रोडक्शन हो रही होती है। दूसरा अगर आप देखें तो जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैच्योर आरबीसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। तो एरिथ्रोपोएसिस बेसिकली उसकी प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है, आपका माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल कर रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि डिपेंड करता है कि इसको सिग्नल कौन सा मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इसको सिग्नल मिल रहा है थ्रम्बोपोएसिस। थ्रम्बोपोएसिस वो केमिकल है जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट की प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट करेगा, थ्रम्बोपोएसिस। तो अगर इसको सिग्नल मिल रहा है, स्टेम सेल को इस टाइम पे सिग्नल मिल रहा है किस चीज का, थ्रम्बोपोएसिस का, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन करेगा थ्रम्बोपोएसिस का, मतलब प्लेटलेट की प्रोडक्शन करेगा। फिर उसके बाद अगर इसको सिग्नल मिल रहा है एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, लाइक के इसने प्रोडक्शन पर किस किस चीज की करनी है, आरबीसीज की करनी है, क्योंकि सिग्नल किस चीज के लिए मिल रहा है, आरबीसीज के लिए मिल रहा है। एरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेट करेगा आरबीसी की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं लाइक के IL-7, IL-3 तो सबसे स्टार्टर फैक्टर है कि हर एक के अंदर जो है ना IL-3 इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक फैक्टर आ जाते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करता है डिफरेंट लाइनेज के अंदर इन सेल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके जो मानोसाइट है, फॉर एग्जांपल बेजोफिल
वो भी माइलाइट से बन रहे, न्यूट्रोफिल वो भी माइलाइट से बन रहे, इजोनोफिल वो भी माइलाइट से बन रहे, मोनोसाइट वो भी माइलाइट से बन रहे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है ये पोर्शन ये इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड में जो मच्चेवर सेल मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये मच्चेवर सेल जो ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मच्चेवर सेल जो ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं ये कौन से, वही सेल है, ठीक है। प्लेटलेट कहाँ पे मौजूद होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं। एरिथ्रोसाइट कहाँ पे मौजूद होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं। बेजोफिल कहाँ पे मौजूद होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं। इस तरह न्यूट्रोफिल, इस तरह इजोनोफिल, इस तरह मानोसाइट। एक एक लाइनेज को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हीमाटोपोएसिस होता क्या है और ये कहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सेल्स टिश्यू लेवल पे भी मौजूद होते हैं, जिस तरह मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल आपके टिश्यू लेवल पे मौजूद होता है। मैक्रोपेजेस आपके टिश्यू लेवल पे मौजूद होते हैं, जिस तरह आपके स्प्लीन के अंदर मैक्रो स्पेशल टाइप मैक्रोपेजेस होते हैं जो कि आरबीसी की ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब आरबीसी अपने 120 डेज पूरे करते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं और वही मैक्रोपेजेस उसको इनगल्फ करते हैं, उसके डिग्रेड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, देन उसके बाद उसका वेस्ट वगैरह रिमूव होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल आ जाते हैं, ये भी टिश्यू लेवल पे मौजूद होता है। और इसके अलावा लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, ये आपके ब्लड सेल लेवल पे मौजूद होते हैं। और इससे जो ऊपर वाला पोर्शन है, लाइक अभी ये जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारा का सारा कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो और ये वाला ब्लड के अंदर होता है, ये वाला बोन मैरो के अंदर होता है। तो जब मच्चेवर सेल बन जाता है वो फिर रिलीज हो जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो ना वो मौजूद होता है। फिर हम जब कैंसर जो है कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर के तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम उसी केस में जो ना जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो डिजीज कंडीशन होती है, उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसके लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है। और वो ग्रोथ फैक्टर लाइक जो ना जो कि स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने बात की लाइक ईपीओ, ठीक है, ये किसके लिए किसको स्टिमुलेट करेगा, आरबीसी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। फिर टीपीओ आ जाता है, थ्रम्बोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, थ्रम्बोपोएटिन, और ये जो ना स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ को, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इस तरह जी सी एस एफ आ जाता है जो कि स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल को। ठीक है, इस तरह फिर ये न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट, ओके। उसके बाद फिर आपका एम सी एस एफ आ जाता है जो कि मोनोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा होता है। आई एल थ्री जो होता है, इंटरल्यूकन थ्री, ये ऑल सेल्स जितने भी सेल्स है उसके स्टार्टर होता है एक किस्म का। ये आई एल थ्री है, सॉरी, ऑटो करेक्शन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आई एल फाइव, ठीक है, इजोनोफिल। उसके बाद आई एल सेवन, इंटरल्यूकन सेवन। ये आई एल का मतलब है इंटरल्यूकन्स, ये बिल्कुल साइटोकाइंस होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि डिफरेंट जो है ना चीज़ों को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेम्पोसाइट, उसके बाद एस सी एफ आ जाता है जो कि स्टेम सेल को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक इसको एक्टिव रखते हैं।
तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूरी था कि ये ग्रोथ फैक्टर हैं कि लाइक कौन कौन से जो है ना केमिकल मैसेंजर या साइटोकाइंस किस किस की जो है ना पाथवेज को स्टिमुलेट कर रहा है, तो वो भी आप लोगों को आइडिया हो गया। इसके अलावा बोन मेरो के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो कैसे ब्लड फार्मेशन करता है, कौन सा सेल कौन से लाइनेज के अंदर जा रहा होता है, वो भी आप तकरीबन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया। और कहाँ पे जो है ना कौन से बोन मेरो के अंदर ब्लड प्रोडक्शन होती है वो भी आपको आइडिया हो गया। साइट ऑफ जो है ना हिमाटोपोइसिस कहाँ किस साइड्स पे हो रही होती वो भी अंदाज़ा हो गया। इसके अलावा हिमाटोपोइसिस होता क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना इसको एक एक पार्ट को हम डिटेल से